यूनिवर्स ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी से भरा पड़ा है, लेकिन फिर ऐसा क्या है कि हम इंसान सिर्फ इस मिल्की वे के एक छोटे से कोने में ही पनप रहे हैं। यूनिवर्स में किसी न किसी प्लेनेट में शायद जीवन हो भी सकता है, लेकिन अभी हम उनको जान नहीं पाए हैं। जब ये यूनिवर्स इतना बड़ा है तो इसका अंतिम छोर जरूर होगा, बट अभी कोई इस छोर को नहीं जान पाया है। आए दिन दुनिया के अलग अलग साइंटिस्ट इसी तलाश में हैं कि हम अपने यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर पाएं, लेकिन यूनिवर्स के पीछे की शक्ति इतनी शातिर है कि वह समझने ही नहीं देती। 28 अप्रैल 2020 को रेडियो टेलीस्कोप में एक रेडियो वेव सिग्नल को कैप्चर किया, लेकिन ये सिग्नल सिर्फ मिली सेकेंड में ही गायब हो गया, जिसके वजह से हम इस सिग्नल को समझ नहीं पाए और ये सिग्नल सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर रह गया। पता नहीं कहां से आया कहां गया। इससे ये तो जाहिर होता है कि कोई ना कोई तो है जो हमारी दुनिया से अलावा इस यूनिवर्स में है, जो हम पर नजर बनाए हुए है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे स्पेस फैक्ट जो आज भी एक मिस्ट्री बने हुए हैं, जिन्हें सोल्व कर पाना बेहद ही मुश्किल है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 1, क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन मौजूद है? वैज्ञानिकों की स्टडी के अनुसार आज पृथ्वी पर लाइफ बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद अपने आप को स्टेबलाइज कर पाई है। आदि काल में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कितनी भी असंभव क्यों न रही हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखें तो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं अन्य जीवित प्लेनेट जरूर होना चाहिए जहां पर जीवन जिया जा रहा हो। अगर यूनिवर्स में देखें तो लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में दसियों अरब स्टार्स मौजूद हैं और इनमें से कई स्टार्स के पास अपने प्लेनेट मौजूद हैं। अब अगर हम मानते भी हैं कि अगर हर खरब प्लेनेट्स में से सिर्फ एक प्लेनेट पर ही जीवन पनप पाता है, तब भी इस यूनिवर्स से जीवन पनपने योग्य प्लेनेट की संख्या लगभग 1 अरब होती है। ऑफ कोर्स पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन है या नहीं, इस सवाल का जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हम ऐसे प्लेनेट्स को ढूंढ लेंगे। इसके लिए प्रतिदिन हमारे साइंटिस्ट ऐसी स्टडी कर रहे हैं जिससे हम नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर सकें और हम ऐसे मिस्टीरियस प्लैनेट्स को खोज सकें। नंबर 2, यूनिवर्स का अंत कैसे होगा या शायद नहीं होगा? लोग मरते हैं, ग्रह नष्ट होते हैं, स्टार फटते हैं और ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाते हैं, लेकिन क्या ये यूनिवर्स हमेशा के लिए जीवित रह सकता है? जब यूनिवर्स में किसी स्टार का जन्म होता है तो वह अपने चरम पर होता है, लेकिन कई सौ अरब वर्ष के पश्चात वह विस्फोट के साथ अपने आप को खत्म कर देता है, लेकिन यूनिवर्स ऐसा का ऐसे ही टिका रहता है। सन 1998 में पता चला कि यूनिवर्स की विस्तार की दर एक रहस्यमय एनर्जी एक्सेलरेट कर रही है, जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि यूनिवर्स की विस्तार की दर कभी भी धीमी नहीं होगी, लेकिन फिजिक्स के लॉ के अनुसार जो जन्मा है उसका अंत भी जरूर होगा। पर एक थ्योरी आती है बिग रिप, जिसमें ब्रह्मांड इसी स्पीड से फैलता रहेगा, जिसके कारण सभी प्लैनेट्स एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे। और माइक्रो लेवल की बात करें तो एटम भी एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे और हमारा यूनिवर्स का अंत इसी तरह से हो जाएगा। लेकिन ये कितना सच होगा, इसका कोई जवाब अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए ये भी एक आल्सो मिस्ट्री बनी हुई है कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। नंबर 3, बिग बैंग होने का कारण क्या था? यह एक बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। अगर आप भी स्पेस में रुचि रखते हैं तो आपके जहन में भी ये सवाल जरूर आया होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग से पहले सिंगुलरिटी थी, सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसमें ग्रेविटेशनल कोलैप्स या फिर किसी केमिकल रिएक्शंस के कारण विस्फोट हुआ, जिससे हमारा यूनिवर्स बना और जब से ही वह इसी स्पीड से चला आ रहा है। लेकिन आखिर सही कारण क्या रहा होगा इस विस्फोट का, इसका अभी भी किसी के पास एक सही जवाब नहीं है। शायद बिग बैंग ने न केवल मैटर एनर्जी का निर्माण किया, बल्कि स्पेस और टाइम की भी उत्पत्ति की। कुछ पहले तक वैज्ञानिक सिर्फ ये मानते थे कि यूनिवर्स किसी दिन इसी तरह से ढह जाएगा जिस तरह से हमारा दिन ढहता है, और एक धमाका होगा और सब खत्म। जबकि कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि किसी 4 डायमेंशन स्पेस टाइम से दूसरा यूनिवर्स टकराने से हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। लेकिन ये कुछ अलग ही था, लेकिन इसका सही कारण हमारे पास अभी तक नहीं है कि बिग बैंग होने का असली कारण क्या था। नंबर 4,
क्या हमारा सोलर सिस्टम यूनिक है? 1990 के दशक तक एस्ट्रोनॉमर्स के पास अन्य सोलर सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और यह सच भी है कि सिर्फ मुट्ठी भर ग्रह को ही अपने पेरेंट स्टार की परिक्रमा करते हुए देखा गया था, जो प्रचुर मात्रा में घातक एक्सरे का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन हम ऐसे किसी भी सूर्य को नहीं जानते थे जिसके चारों ओर कोई ग्रह चक्कर लगा रहे हों। तब इस हिसाब से देखते तो हमारा सोलर सिस्टम सबसे यूनिक था और आज भी हमारा सोलर सिस्टम सबसे यूनिक है, क्योंकि आपने देखा होगा सारे सोलर सिस्टम से कुछ न कुछ डिफरेंस मिलता है, यानी कि सारे सोलर सिस्टम एक यूनिक है अपने आप में ही। जैसा हमें पता है कि इंसान ही सिर्फ एक दूसरे की कॉपी कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति कभी भी किसी चीज की कॉपी नहीं बनाती, इसलिए हमारा सोलर सिस्टम अपने आप में ही एक यूनिक है। लेकिन ऐसा होने का क्या राज है, इसके पीछे अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। नंबर 5, आकाश गंगाएं कैसे बनती हैं? इसका सिंपल सा जवाब है ग्रेविटी के कारण। जब न्यू बॉर्न गैलेक्सी में प्राइमोर्डियल मैटर समान रूप से नहीं फैलते, तब हाई डेंसिटी वाले क्षेत्रों में अधिक मैटर अट्रैक्ट होते हैं और समय के साथ वह धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं। भले ही ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा हो, लेकिन सही कहें तो हमारी आकाश गंगा का निर्माण भी इसी तरह से हुआ है। इसके लिए कंप्यूटर पर एक गैलेक्सी क्रिएशन पर एक मॉडल भी बनाया गया, जिसके अनुसार बड़ी आकाश गंगाएं सैकड़ों छोटी आकाश गंगाओं से घिरी होती हैं। अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि बिग बैंग के बाद इतनी जल्दी से इतनी बड़ी आकाश गंगा कैसे बन गई कि एक अलग गैलेक्सी का निर्माण हो सके। ये भी एक मिस्ट्री है कि इतनी जल्दी किसी गैलेक्सी का कैसे बनना संभव हो सकता है। नंबर 6, यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? कोई नहीं जानता कि जिस पदार्थ के बारे में हम जानते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वह सिर्फ एक एनोमर्स आइसबर्ग का सिरा मात्र है। इसके आगे हमें नहीं पता। यूनिवर्स में मैटर की अब तक की सबसे बड़ी मात्रा डार्क है और इसमें ही अननोन पार्टिकल्स मौजूद हैं, जैसे डार्क मैटर, जो अंधेरे में भी ऊर्जा भर देता है और यूनिवर्स के विस्तार को गति देता है, जिसे हम समझने में अभी तक विफल रहे हैं। डार्क मैटर सिर्फ अपने ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से ही अपनी उपस्थिति का अनुभव कराता है। यूनिवर्स में मैटर की कुल मात्रा दूरबीन से देख सकने वाले की मात्रा से 30 गुना अधिक है। यदि सभी डार्क मैटर्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम न्यूक्लियस से बने हुए होते तो हमारा यूनिवर्स अब के यूनिवर्स से बिल्कुल ही अलग होता। वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग के समय ही मैटर, डार्क एनर्जी का निर्माण हुआ है, लेकिन ये सही से नहीं बताया जा सकता कि यूनिवर्स आखिर किससे मिलकर बना है। नंबर 7, द जाइंट वॉइड। ब्लैक होल के विपरीत है जाइंट वॉइड। ये स्पेस में एक होल नहीं, बल्कि यह एक जगह है जहां मैटर और डार्क मैटर दोनों ही नहीं पाए जाते। ये ब्लैक होल से बिल्कुल अलग है, जहां पर प्रकाश भी ट्रेवल करता है, जबकि ब्लैक होल में ऐसा नहीं होता। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें डार्क एनर्जी मौजूद होती है। यह स्पेस में एकमात्र द जाइंट वॉइड नहीं है, लेकिन अब तक की खोज में पाया गया सबसे बड़ा द जाइंट वॉइड है, जिसका एस्टिमेटेड डायमीटर 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स है, जो कि अपने आप में ही एक पहेली बना हुआ है। नंबर 8, द ग्रेट अट्रैक्टर। हमारी पृथ्वी से 220 मिलियन लाइट ईयर्स दूर रियली में कुछ ऐसा अट्रैक्टिव है जो हमारी गैलेक्सी को अपनी ओर खींच रहा है। हमें पता है कि यूनिवर्स के बाद से ही पूरे यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी गतिमान होगी, लेकिन उस दिशा में जिस दिशा में वह क्लस्टर जा रहा है, यह क्लस्टर ग्रेविटेशनल विसंगत है, जिसे द ग्रेट अट्रैक्टर के रूप में जाना जाता है। इसकी चमक इसके गुरुत्वाकर्षण अट्रैक्शन का कारण होता है। कुछ वैज्ञानिक इसको डार्क मैटर का कारण मानते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि 1.4 मिलियन माइल्स पर हावर की स्पीड से द ग्रेट अट्रैक्टर की ओर खींची चली जा रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसका किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। नंबर 9, टेवी स्टार KIC 8462852। यह टेवी स्टार हमसे लगभग 1500 लाइट ईयर दूर एक अनसोल्ड नॉर्मली है। इस स्टार द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का लगभग 20% वेंटेज पॉइंट से ब्लॉक्ड हो जाता है, और शायद यही कारण होता है कि वैज्ञानिक बताते हैं कि इसके आसपास कोई ग्रह नहीं हो सकता। और इसके आकार की बात करें, यहाँ तक कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर भी इसका 1% हिस्सा ही है। कुछ
वैज्ञानिकों का सुझाव है कि यह एक सिर्फ डायसन का झुंड है, जो कि एक मेगा स्ट्रक्चर्स है जिसे डायसन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन नासा के JWST के लॉन्च होने के बाद हम शायद इस अज्ञात एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स KIC स्टार का सही से व्याख्या कर पाए, जो कि एक अपने आप में मिस्ट्री बना हुआ है। द मिस्ट्री ऑफ सैटर्न मून पैगी। 2013 से पहले तक सैटर्न के पास पैगी नाम का एक छोटा सा मिस्टीरियस चंद्रमा था, लेकिन जब नासा के केसनी प्रोब ने 2013 के बाद सैटर्न का फ्लाईवे किया तो उसने सैटर्न के रिंग में एक गड़बड़ी पकड़ी, जिसे देखकर एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि ये एक नया छोटा चंद्रमा बन रहा है। यह स्टडी इस बात की ओर जोर डालती है कि सैटर्न के अन्य सभी 67 मून्स कैसे विकसित हुए होंगे। नासा के जेट प्रोपल्सन लैब ने चंद्रमा की घोषणा करते हुए बताया कि यह चंद्रमा शायद भविष्य में और बड़ा या फिर बीच में ही टूट सकता है। वर्तमान में हमारे पास सैटर्न के इस मून की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आखिर सैटर्न के रिंग में मून कैसे बन रहे हैं, इसका जवाब अभी तक नासा के पास भी नहीं है। आपको क्या लगता है सैटर्न के मून्स के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और ये थे यूनिवर्स के कुछ ऐसे मिस्टीरियस क्वेश्चन जो शायद पता नहीं कब तक सोल्व हो पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।